जय हिंद दोस्तों। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम इस टर्म को समझेंगे कि कार्यपालिका एक्चुअल में है क्या। देखिए, जब भी हम सरकार शब्द का उपयोग करते हैं मौखिक या लिखित रूप से, तो सरकार के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं। पहला है कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका और तीसरा है न्यायपालिका। यानी तीनों को सम्मिलित रूप से हम सरकार कहते हैं और ये तीनों ही सरकार के अंग कहलाते हैं। जनरल सेंस में जब भी हम सरकार की बात करते हैं तो हम सिर्फ कार्यपालिका को ही सरकार समझते हैं, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीनों अंग ही सरकार कहलाते हैं। अब कार्यपालिका का जो सरकार का एक प्रमुख अंग है, इस कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? देखिए, कार्यपालिका नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कार्य करने वाला या लागू करने वाला। यानी कि जो विधायिका यानी कि संसद के संदर्भ में हम समझें तो जो भी कानून या विधि का निर्माण करती है, उसको करने वाला, उसको लागू करने वाला कौन है? कार्यपालिका है। या न्यायपालिका के द्वारा अगर किसी प्रकार का आदेश, निर्देश या किसी प्रकार का गाइडेंस प्राप्त होता है ना, तो वो क्या करती है? कार्यपालिका उसको लागू करती है। तो ये तो आपने समझा कार्यपालिका के बारे में कि उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, संविधान के भाग 5 में संघ क्षेत्र के बारे में दिया गया है, जिसमें करीबन 3-4 चैप्टर्स हैं, है ना? लगभग 5 चैप्टर्स के आसपास है। ठीक है, अभी आपको उसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसका एक मुख्य पोर्शन है कार्यपालिका के बारे में, जो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका के संदर्भ में बात करता है। ठीक है, लेकिन कार्यपालिका के भी कुछ अंग है, मतलब कार्यपालिका के अंतर्गत भी कुछ घटक आते हैं। और वो प्रमुख घटक कौन है, यानी कि कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं, है ना? तो कार्यपालिका में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। यानी कि कार्यपालिका किनसे मिलकर बनती है? कार्यपालिका मिलकर बनती है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो ये क्या है? कार्यपालिका के मुख्य घटक है। जब भी कार्यपालिका कहा जाएगा तो ये उसमें शामिल होते हैं, और इससे सीधे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके मेंस में और प्रीलिम्स में तो सीधे क्वेश्चन इनसे बनते हैं। तो हमें आज पढ़ना है राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य का प्रमुख होता है, यानी कि भारत का प्रमुख होगा। भारत देश का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति ही भारत देश का प्रथम नागरिक माना जाता है, राष्ट्रपति को। और एक हिसाब से ये राष्ट्र की एकता, अखंडता को क्या करते हैं? सुदृढ़ता के ये प्रतीक माने जाते हैं। चलिए, राष्ट्रपति को पढ़ने से जस्ट पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन शेयर करना चाहता हूं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसे यूपीएससी ने अपने मेंस के एग्जाम में एक बार पूछा था, जो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने के लिए थोड़ा अच्छा होगा इसके संदर्भ में, राष्ट्रपति के संदर्भ में। यूपीएससी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, और उसने यह पूछा कि भारत का राष्ट्रपति का वही स्थान है जो परिवार में दादाजी का होता है। अब देखिए, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यूपीएससी ने फ्रेम किया था, बनाया हुआ था। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इसे बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है? थोड़ा कंपैरिजन करना है। आपके एग्ज़ाम में ऐसा एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, लेकिन इनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए कि कैसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, कैसे हम एनालिटिकल अपने पावर को बढ़ा सकते हैं। पहला तो ये हो गया। इसका आंसर देना है राष्ट्रपति को पढ़ने के बाद। आपको खुद सोचना है, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा डिस्कशन करना है, जो भी आपके पीयर ग्रुप में होंगे वो। पहला ये हो गया। दूसरा, राष्ट्रपति के बारे में ना दबी जुबान में
या कुछ आलोचक हैं जो आलोचना करते हैं, कुछ क्रिटिक्स हैं, वो कहते हैं कि राष्ट्रपति का मुख्य रूप से तीन ही काम होता है। एक तो होता है भोजनम, भ्रमणम और फीता काटनम, है ना। तो क्या वास्तविक में ऐसा है? इसका आंसर आपको मिलेगा जब आप पूरा इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आप दिमाग लगाएंगे। तो चलिए, ये दो जो टॉपिक थे मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इसे आपको बाद में थोड़ा सा देखना है। आर्टिकल 52 से 78 तक कार्यपालिका के बारे में दिया गया है। तो पहला दिया गया है राष्ट्रपति के बारे में। तो जब भी हम आर्टिकल से पढ़ने की अब शुरुआत करेंगे तो जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है ना उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सीधे आपसे क्वेश्चन इससे बनते हैं। जैसे आर्टिकल 52 क्या बात करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, उसने कहा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब संविधान ने निश्चित कर दिया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और वो कैसे चुना जाएगा, उसके क्या अहर्ताएं होंगी, ये आगे के आर्टिकल्स में उसके बारे में दिया गया है। आर्टिकल 53 बात करता है कि संघ, जो संघ सरकार होती है, उसकी कार्यपालिका शक्ति पूरी की पूरी किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में होगी। यानी कि जो भी पावर्स हैं कार्यपालिका के, है ना, जो वो उसका मुख्य सोर्स क्या है, वो पूरा पावर किस पे निहित है? तो पूरा राष्ट्रपति पर निहित है। अब राष्ट्रपति चाहे तो उस पावर का एग्जीक्यूट वो स्वयं से कर सकता है या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। और ये अधीनस्थ अधिकारियों में कौन आएंगे? प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्रिपरिषद आते हैं, महान्यायवादी आते हैं, या इनके माध्यम से करेंगे। तो ये हुआ आपका आर्टिकल 53। देखिए, आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात करता है। जैसे आपको पता ही होगा, आपने सुना होगा, यदि आप फर्स्ट टाइम संविधान पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे देश में मुख्य रूप से दो प्रकार के मतदान होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन वो होता है दोस्तों जिसमें जनता, है ना, मतदान करती है, वह स्वयं अपने प्रतिनिधि को चुनती है। जैसे कि पार्षद का चुनाव हो गया, विधायक का चुनाव हो गया, सांसद का चुनाव हो गया। इसमें जनता वोट डालती है, मतदान देती है। दैट मीन्स ये क्या है? प्रत्यक्ष निर्वाचन। ये बात आपकी क्लियर हुई। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में जनता सीधे सम्मिलित नहीं होती है, बल्कि जो भी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से चुनाव होता है ना। तो जब भी जनता डायरेक्ट निर्वाचित करेगी तो प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाएगा। यदि जनता के अतिरिक्त अगर कोई भी निर्वाचन में भाग लेते हैं तो वह प्रक्रिया अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाती है। इस हिसाब से हम देखें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा नहीं होता है। दैट मीन्स राष्ट्रपति का क्या होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो इसके निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं? ठीक है, तो जो भी निर्वाचन में शामिल होते हैं उनको कहा जाता है निर्वाचक मंडल, है ना, इलेक्टोरल कॉलेज। तो ये निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं ये हम देखते हैं। मुख्य रूप से इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे कीवर्ड आया है निर्वाचित सदस्य, है ना, ये हो गया। दूसरा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। इसमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे दोस्तों, है ना, आपको ध्यान रखना है। फिर केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, पुडुचेरी और हाल ही में जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें क्या हुआ है? विधानसभा का चुनाव हुआ है, वहाँ भी मुख्यमंत्री है। तो वर्तमान में दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। 2022 में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था उसमें जम्मू कश्मीर के विधानसभा उस समय तो थी ही नहीं, वहाँ निर्वाचन नहीं हुआ था, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था ना। तो वहाँ क्या था? वहाँ के सदस्य भाग नहीं लिए थे। इन फ्यूचर
अब 2022 के बाद जब भी निर्वाचन होगा तब वो नोटिफिकेशन में वहाँ जाएगा निर्वाचन आयोग के कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा के सदस्य भी शामिल होंगे, क्योंकि वहाँ विधानसभा बन चुकी है। ठीक है, ये बात हमने समझी। अच्छा, संसद के मनोनीत सदस्य, जैसे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य है ना, और दूसरा क्या होते हैं आपके राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य, ये इसमें भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर ये है, एक फैक्ट ये है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के जो आंग्ल भारतीय सदस्यों के नामांकन को आगे नहीं बढ़ाया गया है। इसमें यह होता था कि लोकसभा में क्या करते थे, हम 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को नामांकित करते थे, कब, 2020 से पहले। और वैसे ही जिस किसी भी विधानसभा में यदि आंग्ल भारतीय समुदाय का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता था तो वहाँ राज्यपाल क्या करता था, उनको मनोनीत करता था। लेकिन 2019 में एक संविधान संशोधन किया गया, 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से अब इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। अब आंग्ल भारतीय समुदाय के किसी भी सदस्य का मनोनयन नहीं होगा। ठीक है, ये हमने देखा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। अब आता है आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसकी प्रक्रिया दी गई है, उसकी रीति दी गई है कि कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। देखिए, अब इसके पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी। जैसे हमने पहले देखा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेंगे, तो संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इन जो भी वोट देते हैं ना, इनका हर का एक वैल्यू होता है। ठीक है, और वो वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, मान लीजिए कि किसी भी राज्य के एक विधायक की हमें वैल्यू निकालनी है ना, एक विधायक के मत मूल्य का निकालना है, तो हम करेंगे राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाई राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य, यहाँ वहाँ जो भी सदस्यों का निर्वाचन होता है उनका सदस्य, और मल्टीप्लाई कर देंगे एक डिवाइडेड बाई 1000, है ना, यानी कि भाग दे देंगे 1000 से। तो उस विधायक के कुछ मत का मूल्य हमें मिल जाएगा। ये हो गया। दूसरी बात, अब ये हमें संसद के जो सदस्य होते हैं उनके एक सांसद के मत का मूल्य क्या होगा, जो भी एक सांसद होगा उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसको क्या करेंगे, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य, मतलब भारत देश के जितने भी विधायक हैं, जितने भी राज्य के विधायक हैं, उनका हम मूल्य और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। तो इससे क्या होगा, जो सांसद होते हैं उनका मत का मूल्य हमें मिल जाएगा। अब यहाँ आपके लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि संसद के दोनों सदस्यों के मत का मूल्य बराबर होता है। मतलब कि एक लोकसभा के सदस्य का जो वोटिंग की वैल्यू होगी वह सेम राज्यसभा के सदस्य के वोटिंग की वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये तो हमने मूल्य निकाल लिया। अब आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, हमेशा पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत एवं आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होता है। यहाँ एकल संक्रमणीय मत को एकल हस्तांतरणीय मत भी कहा जाता है। मतलब वोट का इसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है जब भी हम काउंटिंग करते हैं। और दूसरा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो वे तीन चीज़ों को आपको हमेशा याद रखना है। अब इसका मतदान कैसे होता है, गुप्त होता है। आपसे पूछा जाएगा खुला मतदान की प्रक्रिया। ठीक है, निर्वाचन में एकल संक्रमणीय मत की विधि अपनाई जाती है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर इनका निर्वाचन होता है।
अब इन दो जो वर्ड आए हैं कीवर्ड, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और निर्वाचन की एकल संक्रमणीय मत की प्रक्रिया क्या होती है, ये हम थोड़ा सा समझते हैं और इसे जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब राष्ट्रपति के जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, जो भी उम्मीदवार उसमें चुनाव लड़ने के लिए खड़े होते हैं, ठीक है, तो जिस जिस उम्मीदवार को भी ज़्यादा वोट प्राप्त होता है वही निर्वाचित होता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के चुनाव में यह फिक्स कर दिया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी उम्मीदवार, एक फिक्स्ड कोटा है ना, वो एक कोटा फिक्स किया गया है, उससे अधिक मत प्राप्त करेगा, है ना, या उतने कोटे के बराबर मत प्राप्त करेगा, तभी वह विजयी होगा। क्योंकि देखिए, राष्ट्रपति देश का प्रमुख है ना। अब उसके लिए तो ऐसा नहीं कहा जा सकता ना कि मान लीजिए कि उस दिन जितने भी वोटिंग करने के लिए आते हैं और जो वोट करते हैं, मान लीजिए कि 10 उम्मीदवार खड़े हुए, किसी को भी ज़्यादा मिल गया, किसी को भी 30% या 32% भी अगर वोट मिल गया, तो वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा, विजयी घोषित हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगी, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं बनेगी, है ना। तो इसके लिए क्या गया, देश का जो प्रमुख है उसके लिए क्या होना चाहिए, एक निश्चित कोटा निर्धारित किया गया। और वो निश्चित कोटा यानी निश्चित मतों का भाग का निर्धारण कैसे होता है, तो जो भी कुल वैध मत होंगे, है ना, मतलब मान लीजिए आप उस दिन मत डालेंगे तो कभी कभी क्या होता है, अवैध भी हो जाता है। गलती से कोई भी सदस्य अगर वोट डालने में कोई त्रुटि होती है तो वो मत क्या होता है, अवैध हो जाता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि कुल वैध मत और क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2। ये 2 क्यों आया, इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि आप कितने पद का निर्वाचन कर रहे हैं। तो क्या होता है कि राष्ट्रपति का एक ही पद का निर्वाचन करते हैं, ठीक है, प्लस हम 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2, है ना। उसके बाद जो भी ये संख्या आएगी, कुल वैध मत डिवाइडेड बाय 2, उसमें हम फिर +1 करेंगे, इतना भाग मत का उन्हें प्राप्त करना होगा, है ना। यानी सीधी सी बात करें तो जितना भी मत होगा उसका 2 करेंगे तो 50% निकल जाएगा, +1 करेंगे तो 1%, है ना। तो 51% जब भी किसी को मत प्राप्त होगा वही क्या होगा, विजयी होगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को इस संदर्भ में अधिकार है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होंगे वो उसकी फैसला कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप कहाँ जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते। तो उसका फैसला क्या होगा, अंतिम होगा। अपील भी करना होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही अपील हो सकता है। अब जैसा हमने देखा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व का क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है कि जितना परसेंट आपको वोट प्राप्त होता है उतनी ही सीट आप जीतते हैं। इसका सीधा सा मतलब है। देखिए, पूरे विश्व में निर्वाचन की जब प्रक्रियाओं के बारे में प्रैक्टिस किया गया तो शुरुआत में नई नई प्रक्रिया सामने आती है ना, धीरे धीरे उसमें सुधार होते जाते हैं। तो क्या होता है, बहुत से देशों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया अपनाई जाती है। विश्व के लगभग 50 से 60 देशों में यह प्रक्रिया अपनाई जाती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया। उसमें हो सकते हैं कुछ चेंजेस रहते हैं, है ना, जैसे माल्टा हो गया, नीदरलैंड हो गए, ये ऐसे देशों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया अपनाई जाती है। हम अभी इसके बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, मैं इसके लिए अलग से वीडियो लाने की कोशिश करूंगा ताकि 1-1.5 घंटे की वीडियो में हम बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे। जस्ट आप समझिए कि मैंने जैसे आपको बताया कि जितना परसेंट आपको वोट मिलेगा
उतने ही सीट आपको मिलती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व यही होता है, जिस अनुपात में आपको मत मिला उसी अनुपात में क्या होगा, आपको प्रतिनिधित्व मिला। ये इसका सीधा सा अर्थ है आनुपातिक प्रतिनिधित्व का। तो हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एक आर्य देश नाम की एक कंट्री है जिसमें कितने हैं, 100 सीट है। अब वहाँ 4 पार्टी खड़ी होती है, पार्टी ए, बी, सी और डी। अब उनको जो भी वोट प्राप्त होते हैं वो परसेंटेज में वोट प्राप्त हुए, है ना। इसको 30% वोट मिला, बी को 25%, इसको 35%, इसको 10%। तो सीट भी उनको उन्हीं के अनुपात में या लगभग थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, तो उसके अनुपात में उनको सीट दे दी जाती है। तो इस प्रकार उनको क्या हो गया, सीट मिल गई उतने ही अनुपात में। मतलब जितने अनुपात में मत उतने अनुपात में सीट। अब इसमें भी अलग अलग प्रावधान है कि कोई सूची प्रक्रिया होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत ही, है ना। एक लिस्ट सिस्टम आता है और दूसरा क्या होता है, एकल संक्रमणीय मत की प्रक्रिया आती है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इसके संदर्भ में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि एकल संक्रमणीय मत के आधार पर निर्वाचन होता है। तो एकल संक्रमणीय मत का जो एक एग्जाम्पल है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, ताकि ना आपको इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, हाल के वर्षों में जैसे आपने 2022 का जो चुनाव देखा होगा, या उसके बारे में जब भी आप गूगल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि दो ही इसमें क्या थे, उम्मीदवार थे, है ना। तो राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी है वो विजयी होती है। इसके पहले भी जो भी निर्वाचन हुए हैं ना, जैसे 4-5 आप निर्वाचन देखेंगे इसके पहले 1992 तक के निर्वाचन को आप जैसे देखेंगे, तो मुख्य रूप से दो ही प्रतिनिधि क्या होते हैं, शामिल हुए हैं, दो ही प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, ठीक है। तो इसमें जो मतगणना का जो चरण है वो क्या होता है, सिंगल राउंड में ही समाप्त हो जाता है। लेकिन एक बार क्या हुआ था, वीवी गिरी वाले केस में, राष्ट्रपति वीवी गिरी के जब उम्मीदवार थे उनके केस में क्या हुआ था, सेकेंड राउंड की मतगणना हुई थी। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट राउंड की मतगणना, फिर सेकेंड राउंड की मतगणना, इसके पश्चात क्या होता है, 2 से अधिक होते हैं तो अक्सर, मतलब जैसा हुआ था वीवी गिरी वाले केस में, तो उसमें द्वितीय राउंड की मतगणना करानी पड़ी थी, है ना। तो हम समझते हैं कि एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरणीय मत का मतलब क्या होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें वोट क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, हस्तांतरित होते हैं, संक्रमणीय विधि अपनाई जाती है ना। मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, इसमें क्या होते हैं, वोट का ट्रांसफर होता है। अब कैसे होता है ये थोड़ा सा समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, तब आपको पता चलेगा इसका एसेंस एक्चुअल में है क्या। देखिए, मान लीजिए कि अभी वर्तमान में हम राष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं, ठीक है। अब ये हो गया एक बैलेट पेपर, ठीक है, ये हो गया एक बैलेट पेपर, ये एक बैलेट पेपर बन गया जिसमें 4 लोगों का नाम लिखा हुआ है, ऐसे करके ऐसे ऐसे हमने क्या किया, लगभग मान लीजिए 100 सदस्य हैं, ठीक है। तो उसमें 100 बैलेट का हम यूज़ कर रहे हैं। अब 4 कैंडिडेट इसमें खड़े होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि पहला कैंडिडेट बाहुबली है, दूसरा कटप्पा है, तीसरा पुष्पा है और चौथा क्या है, रॉकी है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि आपको जब भी अब वोट देना है तो आप अपनी वरीयता के हिसाब से इन चारों को वोट देना होगा, एक व्यक्ति को वोट नहीं देना होगा, है ना। एकल संक्रमणीय मत में यही एक विशेषता है कि आपको वरीयता के आधार पर मत देना होता है। जैसे जब भी आप इंटरव्यू के समय जब आप अपनी वरीयता देते हैं मेंस के एग्ज़ाम के बाद, कि मुझे पहले तो डीसी का पोस्ट चाहिए, डीसी का नहीं मिला तो डीएसपी का दीजिए, डीएसपी का भी नहीं मिला तो फिर आप क्या करते हैं, ऐसे करके अपनी पूरी वरीयता निर्धारित करते हैं, ठीक है। वैसे ही इसमें क्या होगा, आपको वरीयता निर्धारित करनी होगी और उस वरीयता को डालना होगा। सपोज कि
बाहुबली मुझे पसंद है तो मैं क्या करूंगा, बाहुबली में 1 डाल दूंगा, पहला पसंद। मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि बाहुबली भी नहीं बना तो रॉकी बन जाए, मैंने दूसरा पसंद डाल दिया। फिर मैं समझूंगा रॉकी भी नहीं बन रहा है तो मैं सोचूंगा मेरी तीसरी पसंद क्या है, कटप्पा, और मेरी चौथी पसंद क्या है, पुष्पा। तो इस हिसाब से मैंने इस बैलेट पेपर में अपनी वरीयता डाल दी। अब ध्यान से इसको देखिएगा, वैसे ही क्या हुआ, दूसरे सदस्य ने भी अपनी वरीयता डाली, वैसे ही 100 सदस्यों ने अपनी वरीयता डाली, और उस नाम के सामने में क्या हुआ, उस वरीयता क्रम को लिखा। जैसे दूसरे ने कहा कि रॉकी मुझे पसंद है तो मैंने रॉकी को दे दिया पहला वोट, मतलब पहला वरीयता। दूसरी वरीयता मैंने कटप्पा को दी, रॉकी नहीं बनता है तो कटप्पा बने। फिर कटप्पा भी नहीं बनता है तो पुष्पा बने, और पुष्पा भी नहीं बनता है तो चौथी वरीयता है, चौथी मेरी जो पसंद है वो बाहुबली है। ठीक है, ये आपने समझा। इसी के आधार पर 100 लोगों ने वोट डाल दिया। चलिए अब क्या होगा दोस्तों, इसमें अब 4 ट्रे बनाए जाएंगे, छोटे छोटे हम 4 ट्रे रखेंगे सभी के नाम से, क्योंकि ये 4 ही क्या है हमारे पास प्रति उम्मीदवार हैं। तो जितने भी, मान लीजिए कि अब इसमें ना ये देखा जाएगा कि किस उम्मीदवार को पहला पसंद घोषित किया गया है। ठीक है, तो 100 लोगों ने वोट दिया, तो 100 लोग पहले चरण के प्रक्रिया में, पहली काउंटिंग में निर्धारित किया जाएगा कि किस उम्मीदवार को लोगों ने पहला क्रम में रखा है ना, पहला क्रम में रखा है, और उनके नाम के सामने जो, मतलब जो ट्रे बना हुआ है ना, उसी ट्रे में क्या करेंगे, हम उस सभी बैलेट को डाल देंगे कि इनको इनको लोगों ने पहली पसंद निर्धारित की है। उन बैलेट को हमने डाल दिया। तो प्रथम चरण का जो मतगणना हुआ उसमें हमें पता चला कि लगभग 30 लोग ऐसे हैं, है ना, जिन्होंने क्या किया, बाहुबली को पहला रखा, पहली पसंद। कटप्पा को पहली पसंद करने वाले 40 लोग निकले, फिर पुष्पा को पसंद करने वाले 20 लोग निकले, और 10 लोगों ने रॉकी को पसंद किया। अब पहली काउंटिंग में ये देखा जाता है, अब 2 लोग जब उम्मीदवार रहेंगे तो या तो दूसरी राउंड की गणना तो होगी नहीं, पहले राउंड में ही लगभग लगभग स्थिति साफ हो जाती है, पहले राउंड में विजयी हो जाते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है, जब जब 2 से अधिक उम्मीदवार होते हैं तब क्या होता है, वोट बढ़ जाता है। तो हमें 51% प्राप्त करना है ना, तो 51% तक समझने के लिए हम इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। जैसे ही प्रथम राउंड की मतगणना होती है, काउंटिंग होती है, तो देखा जाता है कि कौन सबसे कम पसंद किया गया है, मतलब पसंद का जो एक नंबर किसको सबसे कम वोट मिला हुआ है। तो हमने देखा कि रॉकी को एक नंबर में पसंद करने वालों लोगों की संख्या सबसे कम है, तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे, ये इस रेस से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या देखा जाएगा, अब रॉकी का वोट जो है वो इन तीनों लोगों को ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब वो कैसे होगा ये देखते हैं हम आगे। यहाँ तक हमने एक बार थोड़ा समझते हैं कि प्रथम चरण में हमने देखा कि कितने लोगों को, उम्मीदवारों को लोगों ने पहली वरीयता प्रदान की है। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब जितना भी मिला है उससे कम, जो सबसे कम जिसको पसंद किया है लोगों ने पहले नंबर पे, उसको हम क्या करते हैं, इससे रेस से बाहर कर देते हैं, उसका खेल यहीं पे समाप्त हो जाता है। लेकिन 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 रॉकी को जिन लोगों ने पहला मत दिया था, ठीक है, उसकी संख्या कितनी है, 10। तो भाई उसमें, उसी बैलेट में ये देखा जाएगा कि उन लोगों ने जो रॉकी को पहले नंबर पर डाला था, उन लोगों ने दूसरे नंबर पर किसे दिया था। ठीक है, तो 10 लोग ही होंगे, तो ये देखा जाएगा कि उन लोगों ने दूसरे नंबर पर किसे दिया था। तो हमने देखा कि उन 10 लोगों में से 2 लोगों ने बाहुबली को दिया था दूसरे नंबर पे, कटप्पा को दिया था तीसरे नंबर पे, और पुष्पा को दिया था 5 लोगों ने, सॉरी 5 लोगों ने। ठीक है, कटप्पा को 3 लोगों ने कहा और बाहुबली को 2 लोगों ने कहा। तो ये जो रॉकी का मत है ये ट्रांसफ़र हो गया किनको, पुष्पा को,
कटप्पा को और बाहुबली को। ठीक है, तो अब हम सेकेंड राउंड की गणना करते हैं। इसी नंबर को हम क्या करेंगे, जो पहले नंबर में जो प्राप्त हुए हैं प्रथम चरण की मतगणना हुई थी उसमें हम जोड़ देंगे। देखिए, पहले में बाहुबली को 30 लोगों ने फर्स्ट में कहा था, है ना, और रॉकी के वाले में से 2 लोगों ने सेकंड में इनको वरीयता दी, तो इनका नंबर हो गया 32, कटप्पा का नंबर उसी प्रकार से 43, पुष्पा का नंबर उसी प्रकार से 25। अब फिर देखिए, सेकेंड काउंटिंग के बाद भी कोई ऐसा उम्मीदवार है जो 51 कोटा को प्राप्त कर रहा है? तो नहीं कर रहा है। अब हम करेंगे तीसरे राउंड की काउंटिंग। अब ये तीसरा राउंड ही थोड़ा सा टिपिकल है, इसको समझ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको समझना है। अब मैं आपसे पूछूं कि तीसरे राउंड के बाद सबसे कम किसको मत प्राप्त हुए हैं, तो आप देख के बता सकते हैं कि पुष्पा को सबसे कम अभी तक मत प्राप्त हुए हैं। दैट मीन्स पुष्पा विल बी एलिमिनेटेड। पुष्पा का अब रोल खत्म, पुष्पा इस रेस से बाहर हो गया है। ठीक है, लेकिन पुष्पा को जो वोट प्राप्त हुए हैं वो अब किनको ट्रांसफर होंगे, वो अब बाकी को ट्रांसफर होंगे। तो अब तृतीय चक्र की मतगणना होगी अब, है ना। अब इसको ध्यान से देखिएगा, पुष्पा को पहले चरण की मतगणना में कितना मिला था, 20, और दूसरे चरण की मतगणना में जो रॉकी को जिन लोगों ने फर्स्ट नंबर पे रखा था उन्हीं लोगों ने पुष्पा को सेकंड नंबर पे रखा था। तो वो कितने लोग थे, 5 लोग थे। अब ध्यान दीजिएगा, पुष्पा इस खेल से बाहर हो चुका है। ठीक है, लेकिन पुष्पा को जो 20 लोगों ने पहले नंबर पर रखा था उन लोगों ने किसी ना किसी को तो दूसरे नंबर पे रखा होगा। ठीक है, तो कौन हो सकते हैं, तो पुष्पा को छोड़ कर के होंगे, कौन होंगे, बाहुबली होंगे, कटप्पा होगा और रॉकी होगा। ठीक है, बाहुबली को 12 लोगों ने बोला कि हम दूसरे नंबर पर पसंद करते हैं बाहुबली को, फिर 5 लोगों ने कटप्पा को और 3 लोगों ने कहा कि हम रॉकी को पसंद करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 20 नंबर कौन से हैं पुष्पा को जो मिले हैं, ये पहली वरीयता वाले लोगों ने दिया था। उन्हीं लोगों ने उसी 20 बैलेट में ये कहा था कि हम दूसरे नंबर पे किसको देखना चाहते हैं, बाहुबली को 12 लोगों ने, कटप्पा को 5 लोगों ने, रॉकी को 3 लोगों ने। अब ध्यान दीजिएगा, रॉकी इस खेल से पहले नंबर में ही गायब हो गया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जिन लोगों ने रॉकी को 3 लोगों ने दूसरे नंबर पर दिया था उन्हीं लोगों ने तीसरे नंबर पे किसको दिया था, तो ये रॉकी का वोट अब ट्रांसफर होने वाला है। ठीक है, तो उसमें से 2 लोगों ने कहा कि हम बाहुबली को तीसरे नंबर पे देखना चाहते हैं और कटप्पा को एक ने कहा कि हम इसको तीसरे नंबर पे देखना चाहते हैं, है ना। मतलब क्या होता है, नेक्स्ट प्रीफरेंस वरीयता को हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो यहां तक आपने देखा। अब देखते हैं एक और बात, दूसरी बात क्या है कि जो 5 लोग थे ना, जो कि रॉकी के 10 लोगों में से 5 लोगों ने पुष्पा को दूसरे वरीयता पे रखा था, उन 5 लोगों में से कितने लोगों ने तीसरे क्रम में रखा था, तीसरी वरीयता में रखा था, तो हम देखते हैं कि 2 ही लोग रख सकते हैं भाई, है ना। किसको रखा जाएगा, एक तो कटप्पा को रखा जाएगा, दूसरा बाहुबली को रखा जाएगा। ठीक है, तो 4 लोगों ने कहा कि हम कटप्पा के साथ खड़े हैं और एक ने कहा कि हम बाहुबली के साथ खड़े हैं। तो ये तृतीय चक्र की मतगणना जब होती है तो इसमें अब देखा जाता है कि ये 20 वोट ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये देखा जाएगा इसमें 5 वोट ट्रांसफर हो रहे हैं। किनको ट्रांसफर होंगे, जो अभी रेस में बने हुए हैं। तो वो कौन कौन बने हुए हैं, बाहुबली और कटप्पा, क्योंकि पुष्पा भी अब इस रेस से बाहर है। तो इन्हीं नंबर को अब थर्ड काउंटिंग का जो नंबर है ना उसी को जोड़ा जाएगा। देखिए यहाँ 12 जोड़ा जाएगा, बाहुबली को हम 12 नंबर देंगे। फिर
तृतीय मतगणना में तीसरी वरीयता में जो प्राप्त हुआ था बाहुबली को 2, तो वो 2 मत हम जोड़ देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ 5 लोगों में से एक ने बाहुबली को दिया था, तो वो हम 1 नंबर को जोड़ेंगे। इस प्रकार टोटल थर्ड काउंटिंग में 12 वोट प्राप्त होते हैं बाहुबली को। चलिए ठीक है, कटप्पा को कितने मिलते हैं ये देखते हैं। कटप्पा को इन 20 लोगों में से 5 लोगों ने द्वितीय वरीयता पे रखा था, तो ये द्वितीय वरीयता पे 5 लोग मिल गए। फिर उन्हीं 20 लोगों में से जो रॉकी का वोट तो एलिमिनेट हो गया, इसमें से एक ने कहा कि हम कटप्पा को वरीयता प्रदान करते हैं, तो वो एक वोट आ गया। और इसमें से तृतीय क्रम में 5 लोगों में से कटप्पा को 4 लोगों ने देखा था, तृतीय वरीयता दी थी, वो 4 वोट प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कुल 10 वोट इनको मिलते हैं। अब ये 15 और 10 को हमें जस्ट प्रीवियस सेकेंड काउंटिंग में जो वोट प्राप्त हुए थे उसमें हम जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बाहुबली अभी भी 47 में है और कटप्पा रेस से आगे निकल चुका है 53% ऑफ वोट के साथ, ठीक है। तो ये 53% वोट जो इनको मिला है ना, ये जो संख्या इनको प्राप्त हुई है वो 51 से ज़्यादा है। इस हिसाब से इन्होंने 51 को क्रॉस किया, तो ये विजयी घोषित हुए। लेकिन यहाँ तक वर्तमान के जो उम्मीदवार खड़े होते हैं दोस्तों, वो इस चक्र की गणना ही नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि 2 ही लोग खड़े होते हैं, तो पहले चक्र की पहले राउंड की काउंटिंग में ही क्लियर हो जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि कैसे वोट क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो रहे थे। यही कहलाती है एकल संक्रमणीय मत या हस्तांतरणीय मत की प्रक्रिया। तो हमने यहाँ तक आनुपातिक प्रतिनिधित्व को समझा और एकल हस्तांतरणीय मत को समझा। अब जो भी हमारे जो दोस्त हैं वो फर्स्ट टाइम संविधान पढ़ रहे होंगे, पहली बात तो ये, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम की दुनिया में अगर वो पहली बार कदम रखे होंगे और इस वीडियो को देखेंगे तो उनके सामने जो एक मीम आजकल चलता है ना, क्या बोलते हैं, हे प्रभु हे हरि राम, ये क्या हुआ। तो उनको कैलकुलेशन देखने के बाद यही मीम उनके सामने आएगा। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ना कैलकुलेशन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, सिर्फ 2 वर्ड ही पूछे जाएंगे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय प्रक्रिया। यही कीवर्ड ही हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये कैलकुलेशन तो सिर्फ हम आपको जो हस्तांतरण की प्रक्रिया है ना, वो ट्रांसफ़र कैसे हो रहा था उसको समझने के लिए, और 50% तक कैसे 51% तक कैसे पहुंचा जाता है उस प्रक्रिया को समझने के लिए हमने ये कैलकुलेशन को देखा है फ्लो चार्ट के हिसाब से। अदरवाइज़ इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमने समझा यहाँ तक कैसे चुनाव इनका होता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक जो मेंस का एग्ज़ाम दिला रहे हैं उनके लिए हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए, जो भी हमारे दोस्त अभी रिसेंट में मेंस का एग्ज़ाम दिलाने की अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक क्वेश्चन ये है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, न केवल मौलिक अधिकार के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि एक छोटा सा डिस्कस भी मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जैसे अभी वर्तमान में आपने देखा होगा कि वक्फ संशोधन बिल हमारे संसद में प्रस्तुत हुआ, पास भी हो गया विद द साइन ऑफ प्रेसिडेंट। तो अब वो क्या हो गया, एक अधिनियम बन गया। लेकिन इस अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है कि यह असंवैधानिक है, ठीक है। तो सर ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हुआ? क्यों? क्योंकि आर्टिकल 26 के आधार पर ही इस अधिनियम को चुनौती दी गई है। और आर्टिकल 26 ये क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकार जो 25 से 28 तक में आते हैं। तो हो सकता है कि अभी वर्तमान में जो डायनेमिक से स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चन तैयार कर रही है पीएससी, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है कि आर्टिकल 26 सीधे आपसे पूछ लिया जाए, अदरवाइज वो क्या करेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार को पूछ सकते हैं। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है इस पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो आपको सीधा सा 100 वर्ड में इसको लिखने की कोशिश करनी है कि धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकारों को समझाइए। एक्सप्लेन द फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, तो इसको आपको समझाना है। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे जो करेंट अफेयर से संबंधित जो टॉपिक चल रहे हैं ना, उससे क्वेश्चन बनाने की, ताकि आप स्टैटिक पोर्शन तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन मैं हाईलाइट करता हूँ कि इस पे आपको थोड़ा सा विशेष जोर देना है, ध्यान देना है ना, ताकि करेंट वाला जो टॉपिक आपसे ना छूटे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम जस्ट इसके जो आर्टिकल वाइज जो भी प्रोविजंस है, प्रावधान है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।